हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास 8 की शुद्ध साइंस की नई बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड से चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। जो हमारे देश का पॉलिटिकल मैप है उसको कैसे दोबारा से शेप मिलती है, कैसे अपना जो देश है वापस से अपने आप को सुसंगठित करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। और चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है हाउ डिड फॉरेनर इन्वेशन, मतलब जो बाहरी आक्रमण हो रहे थे, जो विदेशी हम पे आक्रमण कर रहे थे, एंड द राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज, और जो नई नई डायनेस्टीज वंश जो आ रहे थे, अब उनसे हमारे इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वो कैसे रीशेप हो रही थी। तो इसमें सबसे पहले है कि भाई अब हमारे पास जो फॉरेनर इन्वेंशंस आ रहे हैं बाय टर्किक अफगान मुगल रूलर्स लेड टू द फॉल ऑफ ओल्डर किंगडम। जो पहले से कोई किंगडम थी, जय चौहान हो गए, कोई और राजवंश हो गए, अब वो क्या हुआ, उनका फॉल स्टार्ट हो गया, वो एकदम तरीके से खत्म हो गई। और हमारे देश में फिर ये दिल्ली सल्तनत आने लग गई, मुगल एम्पायर खड़ा हो गया, कंटिन्यूस वॉरफेयर और बार बार जो युद्ध हो रहे थे, एंड कंक्विस्ट कोज फ्रिक्वेंट चेंजेस इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब होता है ना, अभी दिल्ली किसी के हाथों में है, अभी दिल्ली किसी के हाथों में है, फिर आगे उन्होंने दिल्ली से आगे अपना एम्पायर बढ़ा लिया, अब राजस्थान तरफ को वो कंक्योर करने की लड़ाई कर रहे हैं, फिर वेस्ट में जा रहे हैं, फिर ईस्ट में जा रहे हैं, फिर साउथ की तरफ अपना फेस कर रहे हैं ताकि उसको भी ये अपने अंदर घुसा ले, अपने बाउंड्रीज को बढ़ा ले। तो इससे क्या हो रहा था, बार बार जो भारत देश की पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं वो रीशेप हो रही थी। मतलब पहले किसी और किंगडम के पास थी, फिर किसी और एम्पायर के पास थी, फिर किसी और सल्तनत के पास थी। रीजनल किंगडम like विजयनगर, बहमनी, राजपूत स्टेट emerged और रजिस्टर्ड नॉर्दर्न रूलर। अब क्या हो रहा था कि जो विजयनगर एम्पायर है, जो बहमनी एम्पायर है, जो राजपूत थे, वो इनको रेजिस्टेंस दे रहे थे, इनका अवरोध कर रहे थे कि भाई आप नॉर्थ में ही हो, नॉर्थ में ही रहो, साउथ की तरफ आने की आपको आवश्यकता नहीं है। अलायंस, रिबेलियंस एंड बैटल्स, जैसे पानीपत की हुई, तालीकोटा की हुई, शेप्ड द मैप ऑफ इंडिया रैपिडली। अब बार बार जो ये विद्रोह हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे, जैसे पानीपत का था, तालीकोटा का था, इससे क्या हो रहा था, भारत की जो बाउंड्रीज थी वो बार बार रीशेप हो रही थी। क्योंकि आपने देखा कि साउथ में एक टाइम क्या था, पूरा विजयनगर एम्पायर फैला हुआ था, ठीक है। बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो रखा था, कहीं वहां पे उड़ीसा पे अलग ही एक राजा बैठा हुआ है। तो क्या हो रहा है कि अब इनके बाद इनको किसी ने डिफीट कर दिया, इनका फॉल हो गया, इनकी जगह फिर कोई और आ गए। तो इससे क्या हो रहा था, बार बार इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वो रीशेप ले रही थी, ठीक है। तो आप पॉइंट्स में लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉरेनर इन्वेंशन बाय टर्किक अफगान मुगल रूलर्स लेड टू द फॉल ऑफ older kingdoms like Chauhans, and new dynasties like the Delhi Sultanate, Mughal Empire were established. Continuous warfare, conquest caused frequent changes in political boundaries. Regional kingdoms like Vijayanagar, Bahmani, Rajput state emerged or registered northern rule. Alliance, rebellions, battles like Panipat, Talikota shaped the map of India rapidly. Next है how did Indian society respond to invasion। अब बार बार आक्रमण हो रहा है ना। अब पहले हमने देख लिया कि क्या क्या हुआ, अब ये आक्रमण हो रहे हैं, तो इंडियन सोसाइटी ने कैसा रिस्पॉन्ड किया इन आक्रमण का। भाई तैमूर आया, तैमूर ने दिल्ली को 14वीं सेंचुरी में आया, इसने क्या किया, पूरी दिल्ली को क्या कर दिया, खंडर बना दिया, सब कुछ लूट मार के ले गया, ठीक है, लोगों को मार दिया, पूरा कत्लेआम कर दिया। अब उसका क्या रिस्पॉन्स करेंगे, तो हमें क्या लिखना है कि सोसाइटी शोड रेजिस्टेंस, की भाई उन्होंने अवरोध दिखाया, उन्होंने उनके प्रति युद्ध किए, जैसे राजपूत है, अहोम है, ईस्टर्न गंगास के जो राजा थे वो थे, उन्होंने फिर एडप्शन भी कहा कि ठीक है भाई अलायंस से, डिप्लोमेसी से ठीक है, इनके साथ भी मिल जाते हैं ताकि हम तो बच जाएं। डिस्पाइट डिस्ट्रक्शंस पीपल रीबिल्ट टेम्पल, सिटीज एंड ट्रेड सेंटर, की हालांकि जब ये आक्रमण हो रहे थे तो आक्रमणकारी, अब यहाँ कोई सिर्फ तैमूर की बात नहीं हो रही, बहुत सारे आक्रमणकारी आए थे, कोई अफगानी आ रहा है, कोई मुगल रूलर है, कोई टर्किक है, दिल्ली सल्तनत के भी लोगों ने पूरा दिल्ली को लूटा था। मुगल एम्पायर में ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे और जो हिंदू टेम्पल्स उनको खत्म कर रहे थे। तो इससे होता क्या था, इन लोगों ने दोबारा से चीजों को रीबिल्ड करना स्टार्ट किया, टेम्पल्स बनाए, अपनी सिटीज को दोबारा बसाया, व्यापार दोबारा करना स्टार्ट किया, एंड द
agrarian economy continue to function through local system and village structure। अब भाई धीरे धीरे रिबिल्ड हो रही है चीजें, तो लोकल सिस्टम दोबारा से फंक्शन करना स्टार्ट हुआ और विलेज में स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ कि भाई फिर से अपने आप को क्या करते हैं, ढर्रे पे लाते हैं। ट्रेड वो सपोर्टेड बाय सिस्टम लाइक हुंडी, अर्ली बैंकिंग एंड पोर्ट बेस्ड कॉमर्स। अब हुंडी क्या होता है कि पहले टाइम में ना बैंकिंग की यही थी, जैसे आज हम अपने बैंक में पैसा रखते हैं ना और जब जरूरत होती है तो निकाल लेते हैं, ऐसे ही मगर आपको कोई व्यापार करना है या अपना पैसा जमा करना है तो पहले ही हुंडी होते थे। एक तरीके से आपका बैंकिंग आप मान लो, इसको मान कह लो बैंकिंग ही है कि हुंडी सिस्टम चलता था कि आपको ट्रेड करना है, कभी कहीं से व्यापार करना है, पैसा नहीं है तो आप इनसे पैसे ले सकते हो, व्यापार चल गया तो कुछ और एक्स्ट्रा देके आप अपने पैसे इनको दे सकते हैं, अपने पैसे नहीं मतलब इनका जो कर्जा लिया था इनसे वो आप चुका सकते हैं। एंड पोर्ट बेस्ड कॉमर्स मतलब जो ये शिप्स आते थे, शिप्स के जो बेस पे ये कॉमर्स करते थे, व्यापार करते थे, वो चलता था। टेम्पल्स, गाइड्स एंड मर्चेंट नेटवर्क हेल्प मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ड्यूरिंग टर्बुलेंट टाइम्स। और जो टेम्पल से भाई पैसा या भाई सोना चांदी चढ़ावा जो भी आता था उसकी वजह से, गाइड्स की वजह से, मर्चेंट मतलब व्यापारियों की वजह से धीरे 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 इन्होंने एस्टेब्लिश करना शुरू किया। पर ऐसा नहीं था कि भाई जे आक्रमण हुए, तहस नहस हो गया, इन्होंने अगले दिन से बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, पहले तो उस दुख से उभरे और फिर उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे चीजों को ठीक करना स्टार्ट किया। ठीक है, पॉइंट्स में लिखिएगा, पॉइंट्स में लिखते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं और टीचर्स को भी आसानी होती है पेपर को चेक करने में। नेक्स्ट है व्हाट इम्पैक्ट डिड दिस पीरियड हैव ऑन द लिव्स ऑफ पीपल। अब लोगों के जीवन पे इन चीजों का क्या असर पड़ रहा था। सो मैनी पीपल सफर्ड ड्यू टू हैवी टैक्सेस। अब वहां कोई ना कोई राजा महाराजा, कोई एम्पायर तो होगा, ठीक है, हैवी टैक्सेस लगा दिए, युद्ध हो रहे हैं, कोई अकाल पड़ रहा है, रिलीजियस परसिक्यूशंस हो रही हैं कि भाई नॉन मुस्लिम है, जजिया कर लगा दिया, कभी कुछ कर दिया। सम बिकेम बाउंडेड लेबर्स आफ्टर लूजिंग लैंड। अब किसी की धरती छिन गई तो वो किसी का लेबर बन गया। डिस्पाइट हार्डशिप, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फर्निश्ड, भाई अकबर और कृष्णदेव के राय तो ये सारी चीज हुई। कम्युनिटीज कंटिन्यू टू को एग्जिस्ट पीसफुली, डिपेंड ऑन वन अनदर इकोनॉमिकली। अभी पीछे हमने पढ़ा ना कि धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को एग्जिस्ट करना स्टार्ट किया, एडजस्ट करना स्टार्ट किया, पीसफुली रहना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा विलेज लेवल पे व्यापार करना शुरू करा। ठीक है, फिर धीरे 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 चीजों को ये कम्युनिटी वाइज बढ़ाते चले गए। द पीपल शोड रेजिलेंस बाय रीबिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग कल्चरल ट्रेडिशन। भाई होता है ना कि भाई बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कोई एक समझदार तो आता है कि अब जो बचा है उसको तो रीबिल्ड करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ताकि हम अपने कल्चर को बचा सके, अपने ट्रेडिशन को हम बचा सके। तो ये लोगों के जीवन पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था कि मैनी पीपल सफर ड्यू टू हैवी टैक्सेस, वार, फेमिनिज्म एंड रिलीजियस प्रिकॉशंस, एंड सम बिकेम बाउंडेड लेबर आफ्टर लूजिंग land. Despite hardship, art, literature and architecture furnished like under Akbar और कृष्णदेव राय के टाइम में, communities continue to coexist peacefully, depend on one another economically. The people showed resilience by rebuilding and preserving culture tradition. क्योंकि किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता कि कोई उसको लूट जाए और वापस से वो उसको वैसा ही खुशहाल बना दे, तो टाइम लगता है चीजों को होने में। Looking at figure 2.6, यहाँ आप सिक्के देख रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाए थे। सो व्हाई डू यू थिंक अलाउद्दीन खिलजी कॉल्ड हिमसेल्फ द सेकंड अलेक्जेंडर। वो अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर क्यों कहता था। तो देखो, जैसे अलेक्जेंडर ने सारी जितने भी जहां जहां वो गया वो जीतता चला गया, उसने अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था। एज लाइक अलाउद्दीन खिलजी गेव हिमसेल्फ द टाइटल सिकंदर शाहनी। वैसे वो अपने आप को सिकंदर शाहनी बोलता था, इसका हमारा इंग्लिश में मीनिंग होता है द सेकंड अलेक्जेंडर। ही वांटेड टू बी सीन एज अ ग्रेट कॉन्क्योर लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो अपने आप को बिल्कुल महान विजेता की तरह दिखाना चाहता था जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट था। हु वॉज फेमस फॉर बिल्डिंग अ वास्ट एम्पायर। जो अलेक्जेंडर था वो इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि उसने अपना बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया था, बहुत सारे देशों को, बहुत सारी जगहों को उसने जीत लिया था। खिलजी लेड सक्सेसफुली मिलिट्री कैंपेन अक्रॉस लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया। खिलजी है
अलाउद्दीन खिलजी, इसने कहाँ का कैंपेन किया, कहाँ मिलिट्री कैंपेन किया, इसने अपनी सेनाएं भेजी नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया में, ताकि ये वहां पे अपने एम्पायर को बढ़ा सके। ही डिफीटेड पावरफुल एनिमीज एंड एक्सपेंडेड द दिल्ली सल्तनत टू इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एट द टाइम। अब अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का है, ये दिल्ली सल्तनत का ही है, ठीक है। इसने क्या किया, अपने जो पावरफुल एनिमीज थे उन सभी को हरा दिया और बहुत सारे को इसने मार दिया, और दिल्ली सल्तनत के जो जितना उसकी बाउंड्रीज थी, जितना क्षेत्रफल था, उसको आगे 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 ये बढ़ाता चला गया। पर इसकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि लास्ट के टाइम में ये साउथ की तरफ अपना पूरा ध्यान दे देता है, जिसकी वजह से जो इसका सारी इकोनॉमी होती है, जो इसका ट्रेड जो इसका खजाना होता है, वो सभी खत्म हो जाता है और इसको बहुत ज्यादा हानि होती है। द टाइटल रिफ्लेक्टेड हिज एम्बिशंस, मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड डिजायर टू बी रिमेंबर एज अ लेजेंडरी रूलर। अब जो ये काम कर रहा था, जितने जैसे उसका एम्बिशियस था, मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, इसी की वजह से ये चाहता था कि इसको ऐसे याद किया जाए जैसे ये एक क्या हो, लेजेंडरी रूलर हो। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट बिल्ट बाय राणा कुंभा एज डिस्क्राइब इन फिगर 2.10। अब देखो, हमें ये कुंभलगढ़ का एक फोटो दिखाया गया है, जिसको किसने बना है, राणा कुंभा ने बनाया था, ठीक है। राणा कुंभा ने, जो मेवाड़ के राजा थे, ठीक है। अब इसे क्या सिग्निफिकेंट है या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। सो कुंभलगढ़ फोर्ट वाज बिल्ट इन द 15th सेंचुरी बाय राणा कुंभा, अ रूलर ऑफ मेवाड़। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो राणा कुंभा है वो कहाँ के रूलर थे, तो मेवाड़ के थे, या मेवाड़ से कौन सा 15th सेंचुरी में राजा था, तो राणा कुंभा, ठीक है। और कुंभलगढ़ किसने फोर्ट किसने बनवाया था, राणा कुंभा ने बनवाया था। तो देखो, एक ही लाइन है और 3-4 आगे पीछे करके क्वेश्चन बन गया। इट इज लोकेटेड इन द अरावली हिल्स इन द प्रेजेंट डे राजस्थान। राजस्थान के अरावली हिल्स पे है ये। द फोर्ट सर्व्ड एज मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर द रूलर्स ऑफ द राजपूत किंगडम ऑफ मेवाड़। राजपूत के जो किंगडम के मतलब जो राजपूत थे, उनके लिए एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड का काम करता था ये फोर्ट। इट इज सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट, स्टीप स्लोप, मेकिंग इट नेचुरली सिक्योर। अब देखो, ऊंचाई पे है, चारों तरफ दुर्ग बना रखे हैं, बड़ी सी दीवार बना रखी है, ऊंचाई पे है तो दूर से अपने दुश्मनों को देख सकते हैं, है ना। और इन्होंने क्या किया, पूरा डेंस फॉरेस्ट में बना रखा है, किसी पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी के अरावली हिल्स के ऊपर बना रखा है, तो वो दूर से ही देख सकते थे, अपने आप को सिक्योर कर सकते कि दुश्मन आने वाले हैं। द फोर्ट इज फेमस फॉर इट्स 36 किलोमीटर लॉन्ग वॉल। ये फेमस क्यों है, क्योंकि इसके चारों तरफ एक वॉल बनी हुई है। बेटा, उसकी लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर उस लंबी एक दीवार है, और विच ऑफ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस वॉल इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में लगातार कॉन्टिन्यूस लंबी वॉल है ये, 36 किलोमीटर स्ट्रेच की। इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, मैसिव कंस्ट्रक्शंस मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर एनिमीज टू इन्वेड। आक्रमण करने के लिए भाई एनिमी को तो बिल्कुल धोखा मिल जाएगा कि भाई वो पहले इतनी बड़ी दीवार को, ऊंची दीवार को वो छलांग कैसे मारेगा, है ना। भाई कुछ तो साधन लाएगा, इतने में तो ये ऊपर से आक्रमण कर देंगे, उनको अटैक कर देंगे। एंड इट रिफ्लेक्ट द मिलिट्री आर्किटेक्चर एंड डिफेंसिव प्लानिंग ऑफ राजपूत रूलर की। ऐसा नहीं कि कहीं भी फोर्ट बनाया और जाके बैठ गए, नहीं, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, पूरे आर्किटेक्ट के साथ, पूरे डिफेंसिव प्लानिंग के साथ ही जो राजपूत रूलर्स थे वो अपना दुर्ग बनाते थे, फोर्ट बनाते थे, ताकि वो अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा कर सके। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलर फॉलोक, व्हाट रिमार्केबल इंसिडेंट दैट हरिहर बुक्का विटनेस एट हम्पी एंड हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस द फाउंडिंग ऑफ विजयनगर। अब आपको ये तो पता है कि 1336 में, एक स्टोरी से याद करते हैं, 1336 में दो भाई होते हैं, हरिहर और बुक्का, जिसका नाम यहाँ भी है, ठीक है। स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। हरिहर बुक्का दो भाई थे 1336 में, ठीक है, 14th सेंचुरी में। ठीक है, आपको पता है सेंचुरी ईयर से एक साल आगे चलती है, ठीक। अच्छा, अब होता क्या है, ये दोनों भाई पहले गवर्नर होते हैं दिल्ली सल्तनत के। जो सुल्तान था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के जो ये क्या होते हैं, जनरल होते हैं उसके, ठीक है। अब ये एक टाइम क्या सोचते हैं कि बहुत हो गया भाई इस दिल्ली सल्तनत की वफादारी करते हुए, अब हम अपना नया ही कुछ बनाएंगे, नया ही कुछ स्थापित करेंगे। तो ये फाउंडर बन जाते हैं विजयनगर के, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि हु वर द फाउंडर्स ऑफ विजयनगर, तो हरिहर एंड बुक्का, टू ब्रदर्स who was the founder of विजयनगर एम्पायर एट 1336, ठीक है, या 14th सेंचुरी में लिख सकते हैं, ठीक। अब होता क्या है, ये विजयनगर को अपनी राजधानी बनाते हैं, बट
अब इन्हें अपना साम्राज्य बनाते हैं, बट इनको अब राजधानी बनाना था। तो राजधानी ये किसको बनाते हैं? हम्पी को। अब उससे पहले इनके साथ एक इंसिडेंट होता है कि ये देखते हैं कि एक खरगोश कुत्तों के झुंड का पीछा करते हुए भाग रहा है। मतलब एक खरगोश कुत्तों के झुंड का पीछा करते हुए भाग रहा है, और ये कुछ ऐसा कुछ देखते हैं, अपने गुरु को बताते हैं कि गुरुजी हमने ऐसा ऐसा देखा। तो ये कहता है कि जो ये हम्पी है ना, ये जगह तुम्हारे लिए खुशहाली का प्रतीक बनेगी, तुम इसी को अपना क्या बनाना, अपना राजधानी बनाना। ठीक है, तो ये स्टोरी है। सो एट हम्पी, जो आज कर्नाटक में है, हरिहर बुक्का सो आ हेयर टर्न अराउंड एंड चेज अ पैक ऑफ हाउंड्स। हाउंड्स मतलब कुत्ते, जंगली कुत्ते। And this unusual event was seen as a symbol of unexpected strength, courage and resilience. अब जो ये खरगोश को देखते हैं ना, सफेद खरगोश को देखते हैं, तो इन्हें ये लगता है कि भाई जो ये हाउंड है, अ पैक ऑफ हाउंड है, ये तो ये दिल्ली सल्तनत के जो ये सुल्तान है वो है। ठीक है, और अब ये क्या कर रहे हैं, ये खुद मतलब ये सही है और ये अब उनका पीछा कर रहे हैं या उनको खदेड़ेंगे। तो ये इनके लिए एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ का, करेज का, रेजिलेंस का सिंबल बन जाता है। एंड दे शेयर्ड दिस इंसिडेंट विद देयर गुरु विद्य नारायणा, आ रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल गाइड। विद्य नारायणा interpreted the event as a positive sign of power and bravery. He advised them to build their capital at that very spot. Following this guidance, they established a city of Vijayanagara, which later became a powerful empire in the South India. समझ में आ गया कि भाई इन्होंने वहां ये सब देखा, गुरु से बात करी, गुरु ने क्या बोला कि भाई ये तो एक पॉजिटिव साइन है पावर और ब्रेवरी का, तुम यहीं पे अपनी क्या बनाना, कैपिटल बनाना। ठीक है, ऐसे विजयनगर की कैपिटल क्या बनती है, हम्पी बनती है। ठीक है, और वे यहाँ पे एक मंदिर बनाते हैं, विरूपाक्षा मंदिर बनाते हैं, और बहुत ही भव्य मंदिर होता है ये वहाँ का। नेक्स्ट है इन फिगर 2.14 व्हाट एलिमेंट डू यू ऑब्जर्व। अब इस दीवार को देखो, आपको क्या क्या दिख रहा है, एंड व्हाट डू दे टेल यू अबाउट लाइफ देन, उस टाइम की लाइफ के बारे में क्या दिखा रहा है। सो द स्कल्पचर शो वेरियस ह्यूमन फिगर, बहुत सारी ह्यूमन फिगर है इसके अंदर, एनिमल्स है, बैटल सीन भी दिख रहे हैं हमें, एंड वेपन सच एज बो, स्पेयर, शॉर्ट कैन बी सीन इंडिकेटिंग मिलिट्री एक्टिविटीज एंड वॉरफेयर, कि यहाँ हमें बहुत सारे वेपन्स दिखाई दे रहे हैं, तलवारें दिखाई दे रही हैं, हसिया दिखाई दे रखा है हमें, और मिलिट्री एक्टिविटी हो रही है कुछ, मतलब कुछ तो ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं। हॉर्सेज, एलिफेंट्स आर शोन विच वर कॉमनली यूज्ड इन बैटल्स एंड रॉयल प्रोसेशन। आपको देखो यहाँ हाथी दिख रहे हैं, है ना, आपको हॉर्सेस दिख रहे हैं, तो ये क्या शो कर रहे हैं कि कोई मिलिट्री कैंपेन तो हो ही रहा है। एंड सम फिगर्स अपीयर टू बी डांसिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, यहाँ देखो कुछ डांस कर रहे हैं, कुछ प्ले इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे हैं, देखो ये दिख रहा है डांसिंग, है ना, suggesting a culture that also valued art and celebration. The presence of armor and warriors implies the importance of military strength. Marching scene, formation show planning, discipline in warfare. The wall carving give us a glimpse of into daily life, warfare, celebrations, religious or cultural event of the Vijayanagar Empire period. It reflects a society that was rich in culture, well organized military and आर्टिस्टिकली एक्सप्रेसिव। तो इनसे मतलब पहले की जो लिखने की भाषा थी वो चित्र शैली थी, तो चित्र शैली में आपको जो जो समझ में आ रहा है तो वो आप लिख सकते हैं, है ना। लेट अस एक्सप्लोर कंपेयरिंग द मैप। अब ये तीनों मैप को कंपेयर करना है। व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस, अब आपको इन तीनों मैप में क्या दिख रहा है, ठीक है। एंड व्हाट इज द रीशेपिंग दैट हैज अकर्ड, और उसके बाद क्या आपको दोबारा से शेप बनती हुई नजर आ रही है। तो आप तीनों मैप को अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ ये ब्लू पार्ट है जिसमें दिल्ली, ग्वालियर, जौनपुर कवर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जजनगर है जहाँ पे गजपति रहते थे, कोणार्क है जहाँ पे जो सूर्य मंदिर है वो बना हुआ है ना, किसने बनवाया था, नरसिंह देवा वन ने बनवाया था, नरसिम्हा देव वन ने बनवाया था। यहाँ ये साउथ के राजा है, होलसेल है यहाँ पे, है ना, बेलूर है, मदुरई है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखते हो तो ये पूरा विजयनगर एम्पायर है, और यहाँ पे ये कोई उड़ीसा का एक और राजा है, ठीक है। अब यहाँ पे बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बेबर, ये बहमनी सल्तनत है जो 5 भागों में विभाजित है, ठीक है। और यहाँ तो आप कुछ और ही देखते हैं, यहाँ पे पठान ट्राइब्स है, मुल्तान है, लाहौर है, दिल्ली है, जयपुर, मेवाड़, यहाँ पे कुछ हमें ब्राउन सा दिख रहा है, यहाँ भी कुछ ब्राउन
सा दिख रहा है ना, ये सारे गोलकुंडा, कांचीपुरम, ये सब है। अब कंपेयर करना है। अब हम मैप में क्या देखते हैं, मैप 2.3 में हम क्या देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत एंड रीजनल पावर, दिल्ली सल्तनत है, ये दिल्ली सल्तनत है, और उसके बाद की जो क्षेत्रीय पावर्स हैं वो दिखाई दे रही है। ठीक है, शो द तुगलक एम्पायर एट इट्स पीक, कि तुगलक जो एम्पायर है वो अपने पीक पे है, लोधी डायनेस्टी है, होसियल और ईस्टर्न गंगा किंगडम्स है। ठीक है, होसियल्स और गंगा किंगडम्स, आप ये दिख रहे हैं, ये गंगा किंगडम्स का है और ये होलसेल्स का है। डोमिनेंस ऑफ दिल्ली बेस्ड रूलर्स, फ्रेगमेंटेड रीजनल किंगडम इन द साउथ एंड ईस्ट। अब देखो कुछ बटे बटे से राजा है और पूरा जो साम्राज्य वो किसका है, दिल्ली सल्तनत का है। ठीक है, लिमिटेड टेरिटोरियल कंट्रोल इन द साउथ, अब इनका साउथ में कोई कंट्रोल नहीं है, साउथ तक कभी पहुंचे नहीं है ये। ऐसे जब हम दूसरे मैप को देखते हैं, विजयनगर एम्पायर और बहमनी सल्तनत देखते हैं। मेजर पावर शिफ्ट टू साउदर्न इंडिया विद द राइज ऑफ विजयनगर एम्पायर, किसने किया था विजयनगर एम्पायर का फाउंडेशन, ये हरिहर और बुक्का ने 14th सेंचुरी में था। और बहमनी सल्तनत, तो आप खुद ही देख लो ना, आपको क्या दिख रहा है, ये विजयनगर एम्पायर दिख रहा है और ये पूरा बहमनी सल्तनत दिख रहा है। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। द विजयनगर एम्पायर स्पेशली अंडर कृष्णदेव राय 16th सेंचुरी में ये राजा बने थे, कवर अ वास्ट रीजन, इन्होंने पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र इन्होंने क्या कर दिया था, कवर कर लिया था। हाईलाइटिंग ग्रोइंग पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द दक्कन एंड साउथ इंडियन किंगडम, पूरे साउथ पे और दक्कन पे इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस मतलब अकेले ही राज्य कर लिया था। अब आप 2.16 में देखते हैं तो मुगल एम्पायर है और रीजनल पावर है, मुगल एम्पायर भी है और रीजनल पावर्स भी है, ये हम बात करें 16 to 18th सेंचुरी के बारे में। ठीक है, अब आप देखोगे तो जो ऐसा सा पार्ट दिख रहा है आपको ऐसे, वो किसका है, दिल्ली मुगल एम्पायर अंडर अकबर, अकबर का टाइम पीरियड चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मुगल एक्सपेंशंस अंडर औरंगजेब, औरंगजेब ने अपनी कहाँ तक सीमाएं बढ़ाई। राजपूत टेरिटरीज दिख रही हैं ये वाली, ठीक है, राजपूत टेरिटरीज। होम किंगडम दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिख एम्पायर हमें दिख रहा है ब्राउन ब्राउन, ये इसमें ब्लू में, ये सिख एम्पायर है। तो यहाँ पे क्या है, जो मुगल डायनेस्टीज हैं वो भी है, मुगल भी है, मुगल एम्पायर भी है और रीजनल पावर्स भी है, पूरे अपने चरम पे है। शो द मैसिव एक्सपेंशन ऑफ द मुगल Empire under Akbar and Aurangzeb. Regional kingdom like Mewar, Rajput, Ahom, Sikh still exist but under pressure. Pan India इंडियन यूनिफिकेशन बिगिन अंडर मुगल डोमिनेंस। अब होता क्या, अब इनकी रीशेप क्या कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है इनमें, तो मैप रिफ्लेक्ट चेंजिंग सेंटर ऑफ पावर, कि भाई दिल्ली सल्तनत से डेक्कन किंगडम चला गया, डेक्कन किंगडम से पान इंडियन मुगल एम्पायर चला गया, एंड देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम फ्रेगमेंटेड रूल टू एम्पायर बिल्डिंग एंड सेंट्रलाइजेशन, की जैसे धीरे धीरे ये एक एक चिट चिट के बटे हुए थे ना, बाद में क्या देखते हैं, यूनाइटेशन देखते हैं, इनका सेंट्रलाइजेशन देखते हैं। ओवर टाइम रीजनल आइडेंटिटीज लाइक राजपूत, अहोम, सिख, विजयनगरा emerge more clearly even under large empire. The political boundaries keep changing due to invasion, rebellions, conquest, showing the constant reshaping of India's map. ठीक है, देखो इतना तो लिखना पड़ेगा, कभी आप सोचो कि इतना बड़ा लिखवा दिया, भाई थोड़ा सा आपको जो मैप है उसको भी इलेबरेट करके बताना है, भाई तभी तो नंबर मिलेंगे, बिना इलेबरेट करे बिना कुछ बताए नंबर कैसे मिलेंगे। तो ध्यान से लिखिएगा, एसएसटी में तो भैया लिखना ही लिखना होता है। ठीक है, अच्छा लिखोगे, पॉइंट्स में लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है डिस्कस इन क्लास हाउ द पाइक सिस्टम अफेक्टेड द डेली लाइफ ऑफ पीपल इन द अहोम किंगडम। अच्छा, अहोम किंगडम में ना एक सिस्टम था पाइक। पाइक क्या होता है, ये काम करने वाले वर्कर्स होते हैं। ठीक है, और ये सारे काम करते हैं, ये वर्कर्स भी हैं, ये सोल्जर्स भी हैं। इनकी बहुत बड़ी डिमांड थी। ठीक है, जिसको जरूरत होती थी ये वहां चले जाते थे। सो बोथ इन टर्म ऑफ चैलेंज एंड बेनिफिट एंड हेल्प द किंग मैनेज बोथ द आर्मी एंड इकोनॉमी, ये हेल्प करते थे राजा को इकोनॉमी को भी बैलेंस करने में और आर्मी को भी चलाने में। कैसे, देखो ऑल मेल्स, जो 15 से 50 साल के जो बच्चे, 15 साल से तो जो बच्चे हैं और 50 साल तक जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, बुजुर्ग तक मतलब 15 से 50 तक की उम्र के जितने भी लोग हैं, रजिस्टर्ड एज पाइक, उनको पाइक की तरह रजिस्टर्ड किया जाता था एज अ वर्कर और एज अ सोल्जर। प्रोवाइडेड अ लार्ज आर्मी विदाउट अ परमानेंट स्टैंडिंग फोर्स। अब ये ऐसे लोग थे जो आर्मी का भी काम कर देते थे, मतलब अगर कहा कि हमें आपकी जरूरत है, खड़े हो जाते थे बिना किसी परमानेंट चीज के। ठीक है, रोटेशनल सर्विस एंश्योर्ड मैन पावर फॉर मिलिट्री एंड सिविल वर्कर। अब ये एक रोटेशन में काम करते थे, मिलिट्री में भी सेवाएं दे रहे हैं और सिविल काम मतलब जो इकोनॉमी को, ट्रेड को बढ़ाने का काम था वो भी यही कर रहे हैं। ऑफ ड्यूटी पाइक वर्क इन फार्मिंग, ट्रेड, बूस्टिंग द इकोनॉमी। वार का टाइम है तो मिलिट्री में जाके खड़े हो गए, मैन पावर पूरी बन गई, और जैसे इनका ऑफ ड्यूटी हो गया मतलब
अब कोई वार वार नहीं हो रही है तो ये क्या करते, फार्मिंग करते थे, ट्रेड करते थे, इकोनॉमी को बूस्ट करवाते थे, उस राजा की हेल्प करते थे, ठीक है। बैलेंस डिफेंस एंड डेवलपमेंट, अब ये बैलेंस करते डिफेंस को भी और डेवलपमेंट को भी। तो आपने बेनिफिट देखा कि ऑल मेल्स 15 to 50 रजिस्टर्ड एज पाइक वर्कर हो चाहे सोल्जर हो, प्रोवाइडेड अ लार्ज आर्मी विदाउट अ परमानेंट स्टैंडिंग फोर्स, रोटेशनल सर्विसेज ensured manpower for military and civil work, off duty pike worker in farming, ट्रेड, बूस्टिंग द इकोनॉमी, बैलेंस डिफेंस एंड डेवलपमेंट। तो आपने ये देखा कि इसके क्या क्या बेनिफिट थे एक पाइक होने का। नेक्स्ट है चैलेंजेस क्या थे। सो डिसरिप्यूटेड पर्सनल एंड फैमिली लाइफ, भाई इनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं थी। राजा को चाहिए वार में चलना है, वॉर में चलो, मर गए कोई दिक्कत नहीं है, सिविल काम कराना है भाई काम करना है आपको, फैमिली कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम हमारे बंदे हो, हमारा ही काम करोगे। लॉन्ग सर्विसेज ड्यूरिंग वॉर, प्रोजेक्ट हार्म फार्मिंग, अब भाई इनको इतनी दूर ले गए, अब मान लो साउथ में ही चले गए, नॉर्थ का इंसान था, ठीक है, लंबे टाइम तक वार में रहेंगे, पता ही नहीं है आएंगे भी या नहीं आएंगे, ठीक है। यूज फॉर हैवी लेबर, भाई इनसे बहुत काम करवाया जाता था, रोड्स बनवा रहे हैं, ब्रिज बनवा रहे हैं, अपने दुर्ग बनवा रहे हैं, फोर्ट बनवा रहे हैं, भाई काम करना पड़ता है, ठीक है। पुअरर पाइक्स स्ट्रगल टू मैनेज हाउस होल्ड, अब भाई जो थोड़े गरीब हैं, होता है ना कि एक इंसान के पास इतनी क्षमता नहीं है, इतनी शक्ति नहीं कि उतना काम कर पाए, तो उनको अपने घर को मैनेज करने में क्या होता था, स्ट्रगल होता था, इतना उनको पे नहीं मिलता था। इम्पैक्ट क्या हुआ, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, अब देखो अगर राजा आर्मी रखेगा तो उसको बहुत सारे अपने जो खजाना उसे भाई उनको तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, पर पाइक उनके लिए एज अ वर्कर काम करते थे कि तुम्हारा काम ही है, ठीक है, सोल्जर का काम भी कर रहे हैं। सपोर्टिंग पब्लिक वर्कर, स्ट्रेंथिंग द इकोनॉमी, अब ये पब्लिक वर्क भी कर रहे हैं, इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथ कर रहे हैं, एंड मेड द किंगडम सेल्फ रिलायंट एंड एफिशिएंट, और इन्हीं की वजह से जो किंगडम था वो खूब फुल फर्निश्ड हो रहा था। तो ये पाइक सिस्टम का ये सबसे बड़ा क्या था, एक बेनिफिट लगा लो, चैलेंजेस लगा लो, या उनका इम्पैक्ट लगा लो, ऐसे लिखोगे मजा आ जाएगा। कंपेयर द पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स, अब आपको दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उन्होंने क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी लगाई, मुगल जो लोग थे उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी लगाई, वो सब बताना है। एंड व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एग्जिस्टेड बिटवीन देम, अब क्या सिमिलरिटी है क्या डिफरेंस है वो सब बताना है। सिमिलरिटी क्या है कि उन दोनों ने ही, दिल्ली सल्तनत ने भी और मुगल एम्पायर ने भी, देखो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो जाती है, मतलब वो हार जाता है, ठीक है। अब यहाँ मुगल एम्पायर कब होता है, जब लास्ट जो इनका दिल्ली सुल्तान होता है, लोधी साम्राज्य होता है, वो भी हार जाता है, वो भी खत्म हो जाता है, तब मुगल्स आ जाते हैं, इब्राहिम लोधी को ये हरा देता है बाबर, ठीक है, तब ये मुगल साम्राज्य भी आ जाता है, ठीक है। अब इनकी सिमिलरिटीज क्या है, बोथ यूज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज, इन्होंने मिलिट्री कैंपेन चलाए ताकि ये अपनी टेरिटरीज को, अपने क्षेत्रफल को और आगे बढ़ा सके। इन्होंने एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, भाई सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन चलाया कि हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से हमने गवर्नर लगा दिए हैं, गवर्नर हमको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वहां से टैक्स लेके आ रहे हैं, और ये ऐसे मेंटेन रखते थे। कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू एंड हैड नोबिलिटी और गवर्नर, इन मैंने बोला इनके पास इक्तादार मनसबदार मतलब गवर्नर बना रखे थे हर एक अपनी जगह पे, ताकि वहां से रेवेन्यू ये कलेक्ट करते रहे और हमको रिपोर्ट करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस क्या है, सो दिल्ली सुल्तान रिलाइड मोर ऑन मिलिट्री कंट्रोल, अब जो दिल्ली के सुल्तान थे वो मिलिट्री कंट्रोल पे डिपेंड थे, वाइल जब मुगल थे लाइक अकबर ऑल्सो यूज डिप्लोमेसी अलायंस, अब ये अकबर डिप्लोमेसी भी कर रहा है, जहां झुकना है वहां झुक भी रहा है, जहां विवाह करने हैं वहां विवाह भी कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ मिला रहा है ना। मुगल प्रमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस, अब देखो दिल्ली सल्तनत के जितने सुल्तान थे उन्होंने कोई टॉलरेंस नहीं दिखाई, पर अकबर था उसने सुलह कुल, मतलब पहले तो खूब इसने मारकाट कर ली, सब कुछ कर दिया, पूरा बवंडर मचा दिया, पर बाद में इसने सुलह कुल की नीति अपना ली, टॉलरेंस दिखा दिया, व्हाइल द सल्तनत वाज मोर ऑर्थोडॉक्स, और सल्तनत क्या चाहती थी कि सिर्फ इस्लाम ही है, इसके अलावा कोई और धर्म नहीं है और सब काफिर है। मुगल्स रूल वाज मोर कल्चरल इंक्लूसिव, लॉन्ग लास्टिंग विद स्ट्रॉन्गर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स, अब जो मुगल्स थे भाई वो थोड़े कल्चरल थे, वो अपने कल्चर को भी प्रमोट करते थे और दूसरों के भी कल्चर को देख ही रहे थे, कोई कोई राज देख ही रहा था, कुछ कुछ जो एम्पायर के जो सुल्तान थे वो नहीं देख रहे थे, ठीक है। तो हम ये फिर भी लाइन लिख सकते हैं कि ये सिमिलैरिटीज थी, ये इनके अंदर डिफरेंसेस थे, ठीक है। Why did kingdom like Vijayanagar Empire and Ahom Kingdom manage to resist conquest for a longer time compared to other? कि भाई हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा, अहोम किंगडम के बारे में पढ़ा, ये बार बार इन दिल्ली सल्तनत को, इन मुगलों को बार बार भाई एक अवरोध दे रहे थे, विरोध कर रहे थे इनका भरपूर, क्यों थे इतनी स्ट्रेंथ में,
कैसे, क्या इनके पास चीजें थी जिससे ये इतनी स्ट्रेंथ हो रहे थे? ज्योग्राफी पहली बात है कि वो जगह कहाँ बसी हुई है। अब आपने देखा विजयनगर साउथ में है, बहुत सारे हिल्स हैं, रिवर है। अहोम कहाँ है? असम में है। असम में क्या है? फॉरेस्ट है, रिवर्स है। चीजों को पूरा अपने दिमाग में पिक्चर बना के याद करो। विजयनगर एम्पायर कहाँ है? साउथ में है। अहोम कहाँ है? कहाँ है? असम में है। कहाँ है ये? ज्योग्राफी कैसी है इनकी भाई? रिवर्स है, हिल्स हैं विजयनगर एम्पायर के पास, फॉरेस्ट है, रिवर है अहोम के पास। तो ये इनका डिफेंस सिस्टम बन गया, नेचुरल डिफेंस हो गया इनके पास। मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है? बोथ हैड वेल ट्रेन्ड आर्मी, पूरी वेल ट्रेन्ड आर्मी रखते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। गुरिल्ला टैक्टिक्स है इनके पास, छुप के गुरिल्ले की तरह, जो अहोम है पूरी गुरिल्ला की तरह पेड़ पे चढ़ जाएंगे एक गुरिल्ला की भांति, और फिर अटैक कर देंगे, अपने दुश्मन को बिल्कुल मार देंगे। तो इनके पास बहुत सारी टैक्टिक्स थी, ठीक है। सोशल यूनिटी क्या थी? स्ट्रॉन्ग लोकल सपोर्ट, भाई पूरा सपोर्ट करते थे इनको लोकल। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनका बहुत अच्छा था, पाइक सिस्टम था अहोम में। मैंने हमें बताया ना पाइक सिस्टम के बारे में, वो अहोम किंगडम में था कि पाइक भाई ऐसे हैं जिनके ऊपर इतना पैसा खर्च नहीं करना, पर जब भी हमें वॉर में सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी तो ये है, जब भी हमें लोकल सिविल काम की जरूरत पड़ेगी ये है। तो पाइक सिस्टम अहोम किंगडम का था, ठीक है। अफिशिएंट गवर्नेंस कैसी थी? एनकरेज ट्रेड, व्यापार को बढ़ावा दे रही है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रही है। कहते हैं विजयनगर एम्पायर में जब कृष्णदेवराय का टाइम था 16th सेंचुरी में, तो उसने तो भैया पूरा गोल्डन इरा क्रिएट कर दिया था। एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, टेम्पल में, इकोनॉमी को स्टेबिलिटी लाने में पूरा जोर शोर लगा दिया था, ठीक है। हालांकि उनकी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी, और फिर उसके बाद उनका जो दामाद था वो लड़ता है, पर होता कुछ नहीं है। तालीकोटा की वही उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इमेजिन यू आर अ स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ अकबर और कृष्णदेवराय। मान लो भैया तुम एक स्कॉलर हो और किसके दरबार में हो? अकबर के दरबार में या कृष्णदेवराय जी के दरबार में हो आप। राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड, डिस्क्राइब द पॉलिटीज, ट्रेड, कल्चर, सोसाइटी यू आर विटनेसिंग। अब आपने सब पढ़ लेना, अकबर ने क्या क्या किया, कृष्णदेवराय ने क्या क्या किया। अब आप समझ लो आप हो स्कॉलर, विद्वान हो। अब आप अपने फ्रेंड को बता रहे, भाई मैं अकबर के दरबार में गई या गया और मैंने ये देखा, मैं कृष्णदेवराय के दरबार में गई गया, मैंने ये देखा। अब मान लो मैं अकबर के कोर्ट में चली गई, सो मैं अपनी फ्रेंड को लिखती हूँ, डियर फ्रेंड, ग्रीटिंग फ्रॉम द मैग्निफिसेंट कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। मैं भाई जो मतलब एम्परर है अकबर, उसके भव्य कोर्ट से तुम्हें ग्रीटिंग करती हूँ, उसको वहां से नमस्ते करती हूँ। हेयर पॉलिटिक्स इज बोथ पावरफुल एंड वाइज। भाई यहाँ के पॉलिटिक्स बिल्कुल पावरफुल और वाइज है। द एम्परर लिसन टू ऑल हिंदूज, मुस्लिम, जैन, हैज बिल्ट द इबादत खाना फॉर डिबेट्स। मतलब हर एक धर्म का इंसान यहाँ रह सकता है, यहाँ इबादत खाना बना हुआ डिबेट करने के लिए। ट्रेड इज फ्लरिशिंग थ्रू सिटीज लाइक आगरा, सूरत। कल्चर इज वाइब्रेंट, artist paint, poet recite, musician play rags every evening. The society is changing, people from many backgrounds live and work together. I feel truly inspired to witness such a ग्रैंड इरा ऑफ टॉलरेंस एंड क्रिएटिविटी। योर सिंसियरली रहीम दास, या जो आपका नाम है, ठीक है, वो लिख सकते हैं। ऐसा कुछ आप स्कॉलर के रूप में लिख सकते हैं, भाई बड़ा ही लिखते हैं ना किसी की। हाउ कम अकबर आर रथलेस कंक्यूर इन हिज यंग डे, कि भाई अकबर 13 साल की उम्र में राजा बन गया था। उस टाइम तो ये ऐसा था, मार दूंगा, काट दूंगा, जीत लूंगा, ठीक है। ग्रू टॉलरेंट, benevolent, and after some years what would have to lead us such a change। कि शुरुआती टाइम में तो भाई पूरा भयंकर इंसान। चित्तौड़गढ़ का आपको याद है अपने चैप्टर में कि इसकी वजह से रानियों ने जौहर कर लिया था, ठीक है। बाद में इतना पीसफुल हो जाता है, सुलह कुल की नीति कर रहा है, जजिया कर हटा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये कैसे आए चेंज उसके जीवन में? सो एक्सपोजर टू डिफरेंट कल्चर। अब वो क्या हुआ, जहाँ रहने लग गया, भाई पहले तो 13 साल का लड़का है, उसके दिमाग में जो भर दिया गया हिंदुओं के प्रति या भारत के प्रति, तो वो उसको ही दिखा रहा था, ठीक है। अब देखो मुझे नहीं पता भाई कि ये झूठ है सच है, बट जो किताबें कह रही हैं मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, मैं किसी के साइड लेके नहीं बता रही हूँ। ध्यान से ही पढ़िएगा। कभी कोई यूं कह दे कि आप तो मैम अकबर के बारे में इतना अच्छा कुछ बोल रहे हो, भाई मैं सिर्फ फैक्ट्स के हिसाब से बात कर रही हूँ। अब पहले ही बात क्या है कि भाई बहुत सारे कल्चर से ये इसका एक्सपोजर हुआ, फेथ इसके अंदर आया अपने एम्पायर के प्रति। इसको लगा भाई मैं ऐसे अकेला तो कुछ नहीं नहीं कर सकता, भाई सबको साथ मिलाना पड़ेगा ना। और हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉलर, अब इसके पास विद्वान थे, है ना, वाइज काउंसलर थे लाइक बीरबल, अबुल फजल, तो इसने उनकी बात मानी। हिज डिजायर टू यूनिफाई आर डाइवर्स एम्पायर पीसफुली, चाहता था कि अब मैं पीसफुली एम्पायर चलाऊंगा, भाई मेरे को मारकाट नहीं करना, क्योंकि स्टार्टिंग के जो टाइम थे ये वॉर में ही लगा रहा।
रियलाइज दैट टॉलरेंस गेन्ड लॉयल्टी मोर इफेक्टिवली देन फियर। ये अब इसको समझ में आया, मैं डरा धमका के उसको कुछ टाइम तक अपना बंदी बना सकता हूँ, कुछ टाइम तक अपने साथ रख सकता हूँ, पर अगर मैं उससे शांति से रहूंगा, उसकी बात सुनूंगा, तो वो मुझे ज्यादा लॉयल्टी प्रदान करेगा। ठीक है। इंट्रोड्यूस सुलह कुल टू प्रमोट पीसफुली को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन। अब इसने क्या किया, सभी धर्मों के प्रति एक सुलह कुल की नीति कर दी कि आओ मेरे यहाँ पे भाई हिंदू भी आओ एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए, अपने धर्मों के बारे में आप डिबेट भी करो। इसने बहुत सारे भाई ट्रांसलेटर लगा दी कि आप संस्कृत के जितने भी एपिक है उनको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दो। बहुत कुछ किया इसने। अब ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, बट जो किया, जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है वो हमने यहाँ पे बता दिया। What might have happened if the Vijayanagar Empire had won the Battle of तालीकोटा। अब इमेजिन करो कि विजयनगर एम्पायर जीत गया, तालीकोटा के युद्ध में हार गया, तो उसके बाद तो ये एम्पायर खत्म हो गया, बट मान लो जीत गया तो क्या होता। सो विजयनगर एम्पायर वुड हैव रिमेन्ड द डोमिनेंट पावर इन साउथ इंडिया फॉर लॉन्गर। अगर जीत जाता तो भाई ये बहुत लंबे टाइम तक एक डोमिनेंट पावर में रहता साउथ में। एंड हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर कल्चर सेंटर्स में बी हैव फर्निश्ड फर्दर ट्रेड इंटरनेशनल कनेक्शन बाय पोर्ट लाइक हम्पी गोवा माइट हैव गॉन रैपिडली। द स्प्रेड ऑफ डक्कन सल्तनत वुड हैव बीन डिलेड और रिवर्स। अब ये जो डक्कन सल्तनत थी उसको पूरा सरप्रेस्ड कर देता, खत्म कर देता। It could have delayed Mughal influence in the south and preserved regional languages and traditional more prominent। मतलब जो उल्टा हुआ आप उसका पॉजिटिव लिख दो कि ऐसा ऐसा हो जाता कि पूरा वास्ट एक उसका एम्पायर हो जाता, पूरा कल्चर, पूरा आर्किटेक्ट पूरा फर्निश्ड हो जाता, भाई पूरा ट्रेड और इंटरनेशनल कनेक्शंस हो जाते, दक्कन तक अपनी चीजें को बढ़ा लेता है ना, तो ऐसा कुछ होता। Many values promoted by early Sikhism, including equality, seva, justice, remain relevant today. Select one of these values and discuss how it remains relevant in the contemporary society। अब देखो सिख लोगों की कुछ अपनी शिक्षाएं हैं। वो क्या कहते हैं, सिर्फ एक ही भगवान है, मतलब हमारे जो गुरु भगवान है ना, और वो कहते हैं कि सभी लोग बराबर है। आप गुरुद्वारे में जाते हो तो आप इस चीज को देखते होंगे आज भी, वहां चाहे बड़े हो छोटे हो सभी एक साथ लंगर में खाना खा रहे हैं। सब लोग खाना मतलब जो भी सेवा करना चाहता है, कोई जूते साफ कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई गरीबों की मदद कर रहा है। वहाँ हॉस्पिटल्स भी हैं वहां पे जो फ्री में मेडिसिन देते हैं, फ्री में इलाज करते हैं। तो ये चीज आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, ऐसा क्या है? सेवा सेल्फलेस सर्विस है, आप अपने मन से करते हो कुछ भी, कि कोई और आपसे नहीं करा सकता। सेवा इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन गुरुद्वारा थ्रू लंगर, कम्युनिटी लंच जिसको हम बोलते हैं, सर्विंग फूड टू पीपल ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स। इन टूडेज वर्ल्ड सेवा इंस्पायर पीपल टू वॉलंटियर फॉर डिजास्टर रिलीफ, हेल्थ कैंप, education initiatives. It encourages communities bonding, humanity and compassion in a society often divided by class and status। कि जो हमें ये बांट देती हैं चीजें, अब जब हम सेवा धर्म से करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। हम किसी क्लास को नहीं देखते, किसी स्टेटस को नहीं देखते। एंड प्रमोट द आइडिया ऑफ सर्विंग ह्यूमैनिटी विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड और टाइमलेस वैल्यू। बिना किसी से कि भाई ये मेरा ये फायदा करेगा या ये फायदा करेगी, हम सिर्फ सेवा धर्म से मतलब मानवता की सेवा करते हैं, कि हम भी मानव है, ये भी मानव है, मानवता की ही सेवा करते हैं। इमेजिन यू आर अ ट्रेडर इन अ पोर्ट सिटी, कि आप सूरत में, कालीकट में, हुगली में, ठीक है, आप एक ट्रेडर हैं। ठीक है भाई, आप देखो इमेजिन के ज्यादा आप किया कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, आप सोचो ना कि आप खुद एक स्कॉलर हो, आप खुद एक ट्रेडर हो। आप होते तो आप क्या देखते, कैसे डिस्क्राइब करते चीजों को? तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? द पोर्ट ऑफ सूरत इज ऑलवेज अलाइव विद मूवमेंट, शिप्स फ्रॉम अरेबिया, पर्सिया, ईस्ट अफ्रीका अराइव विद स्पाइसेस, हॉर्सेस, परफ्यूम्स, ट्रेड इन कॉटन, इंडिगो, सिल्क, सेंडिंग them to distant land. The bazaar is filled with voices in many languages, Gujarati, Arab, Farsi, Portuguese, and merchants haggle, worker unload crates, tax collector watch. The smell of spices mixes with sea breeze. It is a city of commerce, culture and connection। ठीक है भाई, 8th क्लास में हो गए, थोड़ा सा अपना लैंग्वेज भी तो चेंज करनी पड़ेगी, ऐसा सा लिखना अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।